हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। आज अपन पाचन तंत्र के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र का पहला पार्ट अपन ने देखा था, जो नए स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वीडियो की लिंक प्राप्त कर ले ताकि उनको पहला वीडियो मिल जाए। सेकंड वीडियो की आज अपन बात करेंगे पाचन तंत्र की। अपन ने पहले वीडियो में ग्रसनी तक का भाग पढ़ लिया था। ग्रसनी के नीचे का जो सिस्टम है आज अपन उनकी बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट कीजिए। देखो अपन बात करते हैं पाचन तंत्र का अगला भाग, ग्रासनाल। ग्रासनाल जो भाग है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रसनी से आमाशय के बीच, ग्रसनी से आमाशय के बीच की जो ये नली रूपी संरचना है, इस संरचना को अपन ग्रासनाल कहते हैं। ग्रासनाल जो होती है आपकी ग्रसनी से जो भोजन होता है उस भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। और ग्रासनाल को अंदर से चिकना रखने के लिए, कल मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, चिकना करने के लिए एक द्रव्य होता है। वो द्रव्य कौन सा होता है? श्लेष्मिक द्रव्य। तो ग्रासनाल को चिकना बनाए रखने वाला द्रव्य कौन सा होता है? श्लेष्मिक द्रव्य। किस आता है? पाचन तंत्र के कौन सा अंग, पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं करता? तो भोजन का पाचन और अवशोषण आपके ग्रासनाल भाग में नहीं होता है। तो पहली बात तो ये होगी, ग्रासनाल को चिकना बनाए रखने वाला द्रव्य कौन सा होता है? श्लेष्मिक द्रव्य। ये आपके ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा, ग्रासनाल में भोजन की गति पूछ लिया जाता है। भोजन की गति, देखो भोजन की गति जो होती है सामान्यतः गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परकुंचन गति और एक होती है कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि परकुंचन कौन सी होती है और कर्मानुकुंचन गति कौन सी होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि आपकी ग्रासनाल के अंदर गति कौन सी पाई जाती है। देखो, कर्मानुकुंचन गति वो होती है जो एक सीधी दिशा में चलती है। परकुंचन गति वो होती है जो एक बार आगे होती है, उसके बाद में फिर पीछे, फिर आगे, फिर वापस पीछे, फिर आगे, फिर वापस पीछे। अरे इच्छन को नहीं बचा आपने, इच्छन को क्या चल, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे। जी हाँ, आपने पुराने थ्रेसर को चालने वाला तो है बात अच्छी गति हो ना, आगे पीछे बात गति तो है प्राकुंचन गति। और जो गति एक ही दिशा में होती है उस गति को कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। अब भाई ये तो है नहीं कि हमारे मुंह में जो भोजन की गति होती है वो ऐसे होती है कि भोजन हमारे कंठ से चला, आमाशय तक गया, पहुंचा ही नहीं, उससे पहले वापस आपके कंठ में आ गया, फिर वापस नीचे गया, ऐसी कोई गति नहीं होती, आपको पता है। तो हमारे ग्रासनाल में प्राणुकुंचन गति नहीं पाई जाती। कौन सी पाई जाती है? कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। भोजन डायरेक्ट आपकी ग्रसनी से कहाँ आता है? आपके आमाशय में आता है। तो ग्रासनाल भोजन को ग्रसनी से आपके आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? इसमें श्लेष्मिक द्रव्य पाया जाता है जो भोजन को चिकना बनाए रखता है, जिसके कारण भोजन आसानी से आपके आमाशय तक पहुंच जाए। तो ये हो गया आपकी ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में आता है आपका आमाशय। आमाशय एक बड़ा टॉपिक है, इसको अपन अलग से समझे। तो देखो चित्र में आपको एक जेनुमा संरचना दिख रही है, ये वाला जो संरचना दिख रही है, ये संरचना क्या है? आपका आमाशय। ये वाला भाग आपका आमाशय है। चित्र में कुछ आपको ऐसी संरचना दिखेगी। ये संरचना आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो। ये संरचना क्या है? यहां तक की जो संरचना है ये संरचना आपका आमाशय होता है। आमाशय के ऊपर ये होगी आपकी ग्रासनाल और नीचे का भाग इसको कहते हैं ग्रहणी। ये ग्रहणी भाग जो है वो आपकी छोटी आंत का होता है। छोटी आंत का भाग ग्रहणी। आपके आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है।
आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है इस भाग को कहते हैं कार्डियक भाग। कार्डियक भाग। तो एक तो आमाशय का भाग होता है कार्डियक, बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिस भाग। एक आमाशय का भाग कौन सा हो गया? फंडिस। और नीचे वाला भाग कहलाता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय के भाग, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है कार्डियक भाग, एक होता है आपका फंडिस भाग, और एक होता है आपका तीसरा पाइलोरिक भाग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में ये आते हैं। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। कार्डियक के ऊपर वाला, बीच वाले भाग को कहते हैं फंडिस भाग, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? पाइलोरिक भाग। यहाँ कार्डियक भाग और ग्रास नाल के बीच एक कपाट पाया जाता है, ये कपाट को कहते हैं कार्डियक वाल्व। इस कपाट को क्या कहा जाता है? कार्डियक वाल्व। ये कार्डियक वाल्व क्या करता है? आपके भोजन को ग्रास नाल से आमाशय में तो आने देता है, लेकिन आमाशय से वापस किस में नहीं जाने देता? ग्रास नाल में। तो भोजन को ग्रास नाल से आमाशय में आने देता है, आमाशय से वापस ग्रास नाल में जाने से रोकने का काम कौन सा वाल्व करता है? कार्डियक वाल्व, कार्डियक गेट करता है। यहाँ पे भी आपके आमाशय के पाइलोरिक भाग और आपकी ग्रहणी, छोटे आंत का जो ग्रहणी भाग है, इसके बीच में गेट पाया जाता है, उस गेट को कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। ये पाइलोरिक वाल्व क्या करता है फ्रेंड्स कि आपके भोजन को आमाशय से छोटी आंत में तो आने देता है, लेकिन छोटी आंत से वापस कहाँ नहीं जाने देता? आमाशय में नहीं जाने देता। आमाशय में भोजन कितने घंटे रुकता है? 3 घंटे। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रुकता है? 3 घंटे। आपने जो खाना खाया वो आमाशय में 3 घंटे तक रुकेगा, उसके बाद में आपके नीचे कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो आमाशय में भोजन कितने घंटे रुकता है? कोई पूछे तो कितना बता दोगे? 3 घंटे। आमाशय में ग्रंथि पाई जाती है, वो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि का क्या नाम होता है? जठर ग्रंथि। आमाशय का आकार पूछे तो इंग्लिश के जेनुमा, इंग्लिश के जे अक्षर के समान इसका आकार होता है, इसमें ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और आपकी जठर ग्रंथि कौन सा रस स्राव करती है? जठर रस। कोई पूछे तो भाई सिंपली बात है, जठर रस कौन स्रावित करेगा? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ऑप्शन में नहीं हो तो जठर रस कौन स्रावित करता है? आपका आमाशय स्रावित करता है। जठर रस में क्या पाए जाते हैं? अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? अम्ल। और इसकी पीएच कितनी होती है? तो आपके क्वेश्चन आता है आमाशय की पीएच। तो कोई आपको आमाशय की पीएच पूछ ले तो इसकी पीएच होती है 1.5। आमाशय की पीएच कितनी होती है? 1.5, क्योंकि इस अम्ल में आपके 3 अम्ल पाए जाते हैं। आपके जठर रस में आप ये बता सकते हो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है आपका HCl। HCl एंजाइम कहाँ पाया जाता है? आपके जठर रस में पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका रेनिन, और एक होता है आपका जो पेप्टिन, पेप्सिन। तो आपके HCl या जठर रस में मुख्यतः 3 एंजाइम या 3 अम्ल पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और आपका HCl। ये तीनों क्या काम करते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले ध्यान रखना आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, फंडिस भाग, पाइलोरिक। 3 से याद रखना कि आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 3 घंटे। इसमें ग्रंथि जठर ग्रंथि जठर रस स्राव करती है, पीएच होती है 1.5, और आपकी जठर ग्रंथि में अम्ल 3 होते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन। अपन इन सभी की बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक की स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे पढ़ने में दोबारा ढूंढना ना पड़े, याद रह जाए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यदि नोट भी करना चाहो तो नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये बात होगी आमाशय की बनावट की। अब आमाशय की कार्य की बात करते हैं कि आमाशय के अंदर आपका भोजन 3 घंटे रुकता, तो वह होता क्या है आपको पता है। पहले अपन पढ़ेंगे HCl क्या करता है। HCl एक प्रबल अम्ल होता है, अम्ल को किसी भी चीज पे डालेंगे तो उस चीज को वो गला देता है। तो HCl जैसे ही आपके भोजन में मिलेगा तो पहला काम क्या करेगा, भोजन को गलाना। अर्थात अपन ये कह सकते हैं भोजन की क्या बना दी जाती है, लुगदी। लुगदी जानकर, हाँ, भोजन की लुगदी बना देता, भोजन को एकदम मिक्स कर देता है। ये काम कौन करता है, HCl। दूसरी बात, ये HCl जो होता है आपकी जो पेप्सिन एंजाइम की अपन बात कर रहे थे, पेप्सिन प्रारंभ में होता है निष्क्रिय। पेप्सिन कैसा होता है, निष्क्रिय। इस पेप्सिन को सक्रिय करने का काम भी कौन करता है, HCl। तो इसको किस में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन। सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदल देता है। तो HCl के काम दिखना, भोजन को गला देता है, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बना देता है। इसके अलावा आपका HCl क्या करता है, देखो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूं। वयस्क व्यक्ति में दूध को फाड़ने का काम, दूध को फाड़ने का कार्य। आपका दूध जो होता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है, उस कैल्शियम को कैल्शियम पेराकेसिन में, सॉरी, दूध के अंदर जो केसिन पाई जाती है, प्रोटीन, केसिन प्रोटीन के कारण आपके दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है। तो केसिन जो प्रोटीन पाई जाती है, उस केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिन में बदल देता है, दूध को फाड़ देता है। फाड़ दिया अपन कह सकते हैं, दूध को दही में बदल दिया जाता है, क्योंकि खट्टे पदार्थ जैसे ही डालेंगे आपका दूध फाटकर किसमें बदल जाता है, दही में। वयस्क व्यक्ति में दूध को फाड़ने का काम HCl करता है, बच्चों में नहीं। बच्चों में कौन करता है उसकी अपन आगे बात करेंगे। इसके अलावा इस HCl की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो भोजन गलता नहीं है, तो उसको अपन बोल देते हैं भोजन पचा नहीं। और उस भोजन को पचाने के लिए अपन क्या करते हैं, सौंफ खाते हैं, अजवाइन खाते हैं। इसके अलावा जो पुदीना हरा वगैरह की जो चीजें होती है वो सारी इसी समय काम में आती है आपके HCl को डेवलप करवाने के लिए, HCl को स्रावित करवाने के लिए। इसके अलावा बात करें तो कभी यदि HCl की अधिकता हो जाए, अधिकता HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका आमाशय में दर्द होने लगता है। इस दर्द को अपन कहते हैं पेट दर्द। और जब पेट दर्द होता है तो ये HCl की अधिकता के कारण होता है। इसको कम करने के लिए अपन सारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, MgOH की होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो HCl की अधिकता के कारण आपके पेट में क्या होने लगता है स्टूडेंट, दर्द होने लगता है। इसके अलावा कभी जब अपन खाना खाते हैं, अल्कोहल का अधिक स्राव कर लेते हैं तो हमारे आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें उल्टी होती है। तो उल्टी क्यों होती है, आमाशय में HCl की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होती है, आपकी उल्टी होती है। इसके अलावा एक बात और भी कई बार आपको आती है, हिचकी। हिचकी कल्चर में आप पढ़ोगे तो कल्चर में पढ़ाया जाता है कि जब अपने प्रियतम की याद आती है तब हिचकी आती है। लेकिन साइंस में यहाँ पे प्रियतम की याद आने पे हिचकी नहीं आती। जब आप खाना खाते हो और उस खाने में आपके पानी की कमी हो, किसी खाने के अंदर पानी की जब कमी होती है तब क्या आती है, हिचकी। क्योंकि जब हिचकी आती है, पानी पीते हैं, वो हिचकी बंद हो जाती है कि भाई जब अपन पानी पीते हैं तो प्रियतम याद करना बंद थोड़ी कर देता है। तो वो कल्चर की बात है भाई। यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो हिचकी जो होती है कब होती है, जब अपन खाना खाते हैं और खाना खाते समय हमारे भोजन में किसकी कमी हो, पानी की कमी हो, तब हिचकी आती है। आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तब आपको क्या होती है, उल्टी होती है। तो यह होगी HCl के बारे में संपूर्ण बातें। HCl इतना ही काम करता है आपके आमाशय के अंदर। HCl के बाद में देखो आपके जठर रस के अंदर एक और एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पहला क्वेश्चन यही आता है, जैसे अपन ने पहला ऊपर क्वेश्चन आता है कि भोजन का प्रारंभिक पाचन कहाँ होता है, मुख में। तो एक भोजन का प्रमुख अंग है आपका प्रोटीन। प्रोटीन तो क्वेश्चन आता है प्रोटीन का सबसे पहले पाचन, सबसे
पहले पाचन, या पर ये कहें कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन और सर्वाधिक प्रोटीन पूछे तो क्या बताओगे आप, आमाशय, क्योंकि आपके आमाशय में पाए जाने वाला पेप्सिन एंजाइम आपकी जो प्रोटीन होती है इसको पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। तो प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन कौन करता है, पेप्सिन कहाँ करता है, आमाशय में क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। तो ये बात हो गई पेप्सिन की। और पेप्सिन के अलावा एक और था हमारे पास एंजाइम रेनिन। रेनिन काम क्या करता है, ये भी दूध को फाड़ने का काम करता है। दूध के अंदर आपकी प्रोटीन पाई जाती है केसिन। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन। और इस केसिन को किस में बदल देता है, ये कैल्शियम पेराकेसिन, कैल्शियम पेराकेसिन। तो बच्चों के अंदर ये कार्य करता है, क्योंकि वयस्क में मैं बता चुका हूं वयस्क के अंदर ये काम कौन करता है, HCl। बच्चों में दूध को फाड़ने का काम कौन करता है, बच्चों में दूध फाड़ने का काम, फाड़ने का काम जो है आपका कौन करेगा, रेनिन। बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उनको अपन सिर्फ दूध पिलाते, खाना नहीं खिलाते, क्योंकि खाने को गलाने के लिए क्या जरूरी होता है, HCl। और बच्चों में HCl नहीं पाया जाता। बच्चों के जठर रस के अंदर HCl नहीं पाया जाता है। बच्चों के जठर रस में सिर्फ क्या पाया जाता है, रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन आ जाए दूध को फाड़ने का काम बच्चों में कौन करता है, तब रेनिन, और वयस्क में कौन करता है, आपका HCl करता है। ये बात होगी आपके आमाशय में भोजन के साथ क्या होता है 3 घंटे के अंदर। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो HCl एक अम्ल है, और अम्ल को किसी चीज पे डालते हैं तो उसको गला देता है। तो HCl जो होता है आपके आमाशय को क्यों नहीं गला सकता, ये तो क्वेश्चन पड़ता है यहाँ पे कि HCl भाई इतना प्रबल है, इसकी pH अलग अलग होती है। यदि ये पानी में घुला हुआ है तो इसकी pH 0 होती है, यदि ये साथ में पानी में नहीं घुला हुआ है तो इसकी pH 1 होती है, और आमाशय के अंदर इसकी pH होती है 1.5, प्रबल अम्ल। तो ये आपके आमाशय को क्या कर सकता है, गला सकता है, आमाशय को छेद कर सकता है। लेकिन देखना आपका आमाशय 4 परतों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर की परत बहुत ही मुलायम होती है, और इस मुलायम परत पर एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य को कहते हैं म्यूकस द्रव्य। आपके आमाशय की दीवार पर कौन सा द्रव्य पाया जाता है, म्यूकस द्रव्य। और म्यूकस द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, सारी। म्यूकस द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, सारी। जैसे ही आपका HCl इसकी दीवार पे आता है तो ये सार इस अम्ल से क्रिया करके इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसी कारण HCl आमाशय की दीवार को नहीं गला सकता, HCl आमाशय में छेद नहीं कर सकता। तो HCl अपनी ही आमाशय की दीवार को क्यों नहीं गला सकता, क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा म्यूकस द्रव्य के कारण, क्योंकि म्यूकस जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, सारी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अधिक शराब के सेवन से या खाना अपन सही तरीके से नहीं खाते, चबाकर नहीं खाते, तो उस खाने को गलाने के लिए आपके आमाशय के अंदर HCl की अधिकता हो जाती है, और अधिकता होने के कारण HCl क्या कर देता है, आपके आमाशय में छेद कर देता है। और आमाशय में जब छेद होते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं अल्सर रोग। अल्सर रोग, ये अल्सर रोग है, ये आपके ग्रास नाल से लेकर आमाशय तक कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन आमाशय की दीवार अधिक मुलायम होने के कारण आपके अल्सर रोग से ग्रसित भाग, या अल्सर रोग से सबसे ज्यादा कौन सा भाग ग्रसित होता है, आपका आमाशय। और अल्सर रोग किसके कारण नहीं होता है, आपके HCl को यदि म्यूकस द्वारा उदासीन कर दिया जाता है तो अल्सर रोग नहीं होता है। HCl की अधिकता के कारण आमाशय में होने वाला रोग आप बता दोगे, अल्सर। ये बात हो गई आपके आमाशय की पूरी। आमाशय से आगे चलते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना है कि डीनुमा संरचना आपको दिख रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके पाचन तंत्र के अंदर, और इसको बोलते हैं यकृत।
और यकृत एक आपकी क्या है, ग्रंथि। तो चलो बात करें अपन यकृत ग्रंथि के बारे में। तो यकृत ग्रंथि क्या चीज होती है, देखो इसके बारे में अपन बात करें तो आपकी यकृत ग्रंथि जो है ये संरचना आपको दिख रही होगी कुछ ऐसी। ऐसी कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी आपके इस चित्र में, ये वाली संरचना की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात यकृत ग्रंथि। आपकी यकृत ग्रंथि एक प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके वजन, आपकी यकृत ग्रंथि का वजन है वो 1.5 केजी, लगभग 1.5 किलो की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, यदि आपके अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ना लिखा हो, सिर्फ क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि। वजन कितना बता दोगे, लगभग 1.5 केजी। इसके अलावा यकृत ग्रंथि जो होती है आपकी, ये किस प्रकार की ग्रंथि है, आपकी बाह्य स्रावी। बाह्य स्रावियों में सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगी, आपकी यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो होती है आपकी, ये एक द्रव्य स्रावित करती है। उस द्रव्य को कहते हैं पीतरस। यहां पे देखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। आपकी यकृत ग्रंथि के अंदर ये वायुनुमा संरचना जो बनी होती है, इसको कहते हैं पित्ताशय। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, पित्ताशय निम्न में से पीतरस का स्राव कौन करता है। 2018 राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, पीतरस का संश्लेषण कौन करता है, पीतरस को एकत्रित करने का काम कौन करता है, इकट्ठा करने का काम कौन करता है। तो पीतरस का संश्लेषण तो किसके द्वारा होता है, पित्ताशय द्वारा। लेकिन पीतरस बनाया किसके द्वारा जाता है, यकृत। तो पीतरस कौन स्रावित करता, तो याद रखना यकृत ग्रंथि करती है, ना कि पित्ताशय। पित्ताशय सिर्फ इसको एकत्रित करने का काम करता है। तो यकृत ग्रंथि द्वारा द्रव्य जो स्रावित होता है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं, पीतरस। और पीतरस की प्रकृति कैसी होती है, सारी। पीतरस की प्रकृति कैसी होती है, सारी। इसकी पीएच होती है 7.4। आपके पीतरस की पीएच कितनी होती है, 7.4। ये क्या करता है, आपके आमाशय के अंदर जो भोजन था, वो भोजन क्या हुआ, आपके अम्लीय हो गया था। अम्ल देते ही उस अम्लीय भोजन को वापस क्षारीय बना देता है, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। तो पीतरस का पीएच 7.4 है, ये भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। इसके अंदर एक रंजक होता है, और वो रंजक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, और इस बिलीवर्डिन का रंग कैसा होता है, हरा। जैसे ही आपके भोजन का पाचन होता है, आपका ये जो पीतरस के अंदर बिलीवर्डिन पाया जाता है, वो किस में बदल जाता है, बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है, पीला। आपके पीतरस क्या करता है, क्षारीय होता, भोजन का माध्यम क्षारीय कर देता है। इसके अलावा वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण, या इसको कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण से मतलब क्या है, क्यों रहता है, वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो पाचन तो इसका कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन वसा के पायसीकरण का मतलब यह है कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, पीतरस। और जब ये वसा का वसीयकरण करता है या पायसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तब इसका बिलीवर्डिन जो रंजक है, हरा रंग, वो किस में बदल जाता है, बिलीरुबिन, पीले रंग में बदल जाता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, ब्लड में। ब्लड से वापस इसको अवशोषित कौन कर लेता है, आपका यकृत। लेकिन कभी कभी आपके एक वायरस, हिपेटाइटिस वायरस, आपने नाम सुना होगा, हिपेटाइटिस वायरस। हिपेटाइटिस वायरस के कारण आपका यकृत इस बिलीरुबिन रंजक को वापस अवशोषित नहीं कर पाता,
जिसके कारण आपके शरीर का रंग कैसा हो जाता है, पीला, और उस रोग को क्या कहते हैं, पीलिया। क्वेश्चन आता है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा भाग अधिक ग्रसित होता है, यकृत। यकृत भाग पीलिया रोग से अधिक ग्रसित होता है। पीलिया रोग क्यों होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण। इसमें होता क्या है, आपका बिलीरुबिन जो वर्णक बना था, कब बना था, वसा को तोड़ते समय बिलीरुबिन में बदल गया था। इस बिलीरुबिन को यकृत वापस अवशोषित नहीं कर पाता, और अवशोषित नहीं कर पाता तो शरीर का ब्लड जो है वो पीला हो जाएगा। ब्लड पीला हो गया तो आपके शरीर का रंग भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, पीला हो जाएगा। ये बात किसकी हो गई, आपके यकृत की होगी। ठीक है, यकृत से इतना ही आपका पाचन तंत्र के अंदर है। तो ये हो गया आपका यकृत। अब देखो पाचन तंत्र के लास्ट भाग बचते हैं आपके आंत। आंत की मैं पहले आपको थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूं। आंत की टोटल लंबाई 9 मीटर होती है। आंत की टोटल लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। ये जो इसके आगे का भाग, ये जो नलियां आपको दिख रही है, इनकी लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, 9 मीटर। आंत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है आपकी छोटी आंत, और एक होती है आपकी बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत का नाम बड़ी किस लिए पड़ा, क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है। देखो ये जो आपको मोटा वाला घेरा दिख रहा है, ये मोटा जो चक्कर दिख रहा है आपकी मोटी आंत है, और अंदर जो पतली नली दिख रही है उसको क्या कहते हैं, छोटी आंत। पतली होने के कारण इसको छोटी कहते हैं, इसको मोटी होने के कारण क्या कहते हैं, बड़ी कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है, 7.5 मीटर। और आपकी बड़ी आंत की लंबाई पूछे तो कितनी बता दोगे, 1.5 मीटर। ये तो बात होगी इनकी लंबाई से संबंधित, कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है लगभग 1.5 मीटर। कुछ जगह आपको छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर भी मिलेगी, तो दोनों ही राइट ऑप्शन है इससे। तो छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है 1.5 मीटर। इसके अलावा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से छोटी आंत का भाग कौन सा। तो आपकी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग, ये जो यहाँ पे आपको सी नुमा संरचना दिख रही है इसको ग्रहणी कहते हैं। फिर इस ग्रहणी के आगे यहां तक की जो नाल होती है, इस नाल को बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांतर को जेजेनम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रहणी, क्षुद्रांतर, जेजेनम, और इसके अलावा ये जो लास्ट का भाग है, ये भाग कौन सा होता है, इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं आपके, ग्रहणी, क्षुद्रांतर और आपका इलियम। इसके अलावा बड़ी आंत का भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बड़ी आंत का कितने भाग है, या बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। यहां से आप स्टार्ट करोगे छोटी के बाद यहां चलकर यहां तक का भाग, ये भाग जो होता है आपकी बड़ी आंत का, इसको बोलते हैं सिकम। तो एक भाग तो कौन सा होता है आपका सिकम। सिकम के बाद ये यू जैसी संरचना है उसको बोलते हैं कोलन। सिकम, कोलन, और यहां पे आपका बढ़ता है मलाशय। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन और मलाशय। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आंत की लंबाई 9 मीटर, छोटी आंत, बड़ी आंत 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांतर और इलियम। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन और मलाशय। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात होगी इनके भागों की। अब
किस रहता है भोजन का संपूर्ण पाचन या सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? जी नहीं। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन अपन पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो चलो बात करते हैं छोटी आंत में भोजन के पाचन की। आपकी छोटी आंत के अंदर एक तो आंतरस पाया जाता है जो आंत के द्वारा होते हैं, एक आपकी अग्नाशय ग्रंथि का बाह्य स्रावी एंजाइम पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो वसा का वसीयकरण अपन ने पढ़ा था, वसा को वसीयकरण या वसा को आपके वसीय अमल में बदलने का काम जो किया था आपके यकृत ने, वो भी सारा छोटी आंत में होता। अपन यकृत को अलग से समझा था। तो छोटी आंत में जो रस पाए जाते हैं भोजन की क्रिया, तो आप ध्यान रखना, देखो भोजन के एक तो होता है प्रोटीन का पाचन, एक वसा का पाचन, और एक आपके माल्टोज का पाचन। इसके अलावा आपके जो दूध के अंदर जो आपकी शर्करा पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोज, और एक आपकी चीनी मीठी कोई भी चीज खाते हो आप, सुक्रोज। ये 5 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी। भोजन की रिएक्शन कहां पे? आपकी छोटी आंत में। कौन कौन करता है? आंतररस, अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि को अपन जब ग्रंथियां पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपकी यकृत द्वारा स्रावित आपका यकृत रस, ये सारे मिलकर देखो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को किस में बदला जाता है? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल प्रोटीन का एक सूक्ष्मतम रूप होता है, छोटा रूप होता है, उससे ज्यादा प्रोटीन को नहीं तोड़ सकते। वसा का पाचन करता है आपका एंजाइम लाइपेज, और लाइपेज वसा को किस में बदल देता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरीन। वसीय अम्ल प्लस किस में बदल देता है? ग्लिसरीन। इसके अलावा आपका माल्टोज को एंजाइम कौन सा बदलेगा? माल्टेज। और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में बदल देता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करता है? आप सांस में जो ऑक्सीजन लेते हो उससे क्रिया करके आपको एनर्जी देता है, जिसके बाद अपन आगे श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। लैक्टोज को बदलेगा आपका लैक्टेज एंजाइम। देखो लैक्टोज एक शर्करा है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का सैकेराइड है, और एक किसमें पाया जाता है? दूध में। लैक्टोज को लैक्टेज में बदलने का काम कौन करता है? लैक्टोज को लैक्टेज पचाने का काम करता है, और ये लैक्टेज इसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये सुक्रोज होती है चीनी, जो जिसको गन्ने की शर्करा या रसोईघर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज, और सुक्रेज इसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शर्करा है, मीठेपन का कारण है, ये किस में पाई जाती है? फल व शहद में। फल व शहद के मीठेपन का कारण कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? फ्रक्टोज। तो छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। 5 रिएक्शन आपको याद रखनी है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन किस में करेगा? एमिनो अम्ल में। वसा का पाचन लाइपेज किस में करेगा? वसीय अम्ल में। माल्टोज का पाचन माल्टेज ग्लूकोज में। लैक्टोज का पाचन कौन करेगा? लैक्टेज किस में करेगा? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम किस में करेगा? आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। फल व शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा का डायरेक्ट पाचन हो जाता है, शरीर में पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो आगे अपन बात करें। ये बात होगी छोटी आंत की। छोटी आंत में क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या होता है? तो ये 5 रिएक्शन होती है भोजन के पाचन के लिए। भोजन का सर्वाधिक या संपूर्ण पाचन कोई पूछ ले तो कहाँ बता दोगे स्टूडेंट आप? छोटी आंत में। बड़ी आंत की अपन ने बात कर ली थी। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत क्या करती है? देखो आपके भोजन में जितने भी खनिज हैं,
खनिज कौन कौन से आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जितने भी खनिज होते हैं वह आपके भोजन में जो भी जल की मात्रा होती है उनका क्या करती है, अवशोषण। तो आपके भोजन में जल व खनिज लवण के अवशोषण का काम कौन करता है, बढ़ियांत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में बढ़ियांत के साथ साथ आपका किडनी दे दी जाती है। किडनी का एक भाग होता है हेनले का लूप, वो भी आपके जल के अवशोषण का कार्य करता है। यहाँ पे अपन सिर्फ बढ़ियांत पढ़ रहे, तो बढ़ियांत आपके भोजन में उपस्थित खनिज लवण और जल के अवशोषण का कार्य करती है। तो खनिज लवण व जल के अवशोषण का कार्य बढ़ियांत। इसके अलावा बढ़ियांत में कोई पाचन नहीं होता। बढ़ियांत के अंदर दीर्घ रोम पाए जाते हैं, बड़े बड़े बाल जैसी संरचना पाई जाती है, और वो संरचना क्या करती है भाई, आपके जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। बढ़ियांत का अंतिम भाग होता है मलाशय, जिसमें आपका अपचित जो भोजन होता है, लास्ट में जो भूसा सा बचता है वो एकत्रित होता है। आपके आहार नाल का अंतिम अंग होता है स्टूडेंट गुद्दा, और गुद्दा के अंदर द्वारा क्या होता है, ये शरीर का सबसे अंतिम भाग होता है आपका, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है जो एक छेद द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और इसको भी चिकना बनाए रखने के लिए इसमें कौन सा द्रव्य पाया जाता है, श्लेष्मिक द्रव्य। तो ये तो आप ध्यान में रखना, चिकना बनाए रखने का काम कौन सा द्रव्य करता है, श्लेष्मिक द्रव्य। तो गुद्दा द्वारा आपका जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। एक चीज अंतिम बचती है यहाँ पे आपकी अपेंडिक्स। देखो आपकी छोटी आंत के अंदर इलियम भाग और आपकी बड़ी आंत के सिक्किम भाग के बीच यहाँ पे टोटीनुमा संरचना पाई जाती है। इस टोटीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अपेंडिक्स भी मानव शरीर में अक्कल दाढ़ की तरह अवशेषी अंग है। तो मानव शरीर का अवशेषी अंग कौन सा होता है स्टूडेंट, अवशेषी अंग होता है आपका अपेंडिक्स। क्यों होता है, क्योंकि अपेंडिक्स किसका पाचन करता है, आपके जो आपका घास होता है, जो फूस होता है, घास फूस जो होता है उसका पाचन करता है। और घास फूस का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर एक जीव द्रव्य पाया जाता है। उस जीव द्रव्य को बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा। और ट्राइकोनिम्फा मनुष्य की आहार नाल में नहीं पाया जाता। ट्राइकोनिम्फा मनुष्य के अपेंडिक्स में नहीं पाया जाता, और अपेंडिक्स में नहीं पाए जाने के कारण अपन घास फूस जो होता है उसमें पाया जाता है आपका सेल्यूलोज, रेशेदार पदार्थ। सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। तो आप ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, अपेंडिक्स किसका काम करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने वाला जो जीव द्रव्य होता है ट्राइकोनिम्फा, वो मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता। तो अपेंडिक्स भी कोई काम नहीं आता। इसी कारण आपका अपेंडिक्स क्या है, मानव शरीर का एक अवशेषी अंग होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो आपके डाउट होते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस वैश्विक महामारी में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपके साथ निरंतर बने हुए हैं, और आप अपने घर पे रहकर इस महामारी से खुद बचें और देश को बचाएं। आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे। जय हिंद स्टूडेंट, धन्यवाद।